वन टू थ्री स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं जितेंद्र मिश्रा आपको आज बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली अकाउंट्स होता क्या है और अकाउंट्स आया कहाँ से। पहली बात, जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा कि अकाउंट्स आया कहाँ से, अकाउंट्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। और जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आप दिल से पढ़ोगे नहीं। अब तक आपने क्या पढ़ा कि किताब में क्या लिखा है, बुक में क्या लिखा है, उस चीज़ को आप डेली का डेली पढ़ते हो। अरे वो तो कोई भी पढ़ सकता है, बट क्या आपको रियली पता है कि अकाउंट्स कहाँ से आया है वो। और क्योंकि जब आपको ये पता पड़ेगा अकाउंट्स आया कहाँ से हमारे देश में, हमें अकाउंट्स का रूल कैसे बनाया गया, हमें अकाउंट्स पढ़ना क्यों चाहिए और उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, तब हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि अकाउंट्स आया कहाँ से। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारे देश में पुराने ज़माने में जो राजा लोग हुआ करते थे, तो उनके साथ में एक मुनीब रहता था, एक बंदा खड़ा रहता था, जिसे आपने कभी देखा होगा कि वो हाथ में छतरी लिए रहता था, टोपी लगाया रहता था। तो राजा उसको मतलब सब बोलते थे कि भाई ठीक है, मेरा ये इतना बही खाता है, इसको आपको रखना है। यानी ये चीज़ आपको, जो भी उनको मतलब राजा का पैसा आना है वो भी मुनीब को पता रहता था, और जो राजा को एक्सपेंस करना है वो भी मुनीब को पता था। क्यों? क्योंकि राजा पढ़ा लिखा होता नहीं था, तो राजा ने उन लोग को इसलिए रखा था। तो मुनीब क्या करता था, पूरा अपना लेखा जोखा तैयार करके रखता था, और उसमें वो बताता था कि भाई हाँ राजा जी, इसने लगान दिया तो इतना पैसा है, इसने लगान दिया तो इतना पैसा है। और अगर कभी ऐसा होता था, अगर वो मुनीब बोल देता था कि नहीं, कि राजा जी इसने पैसे नहीं दिए, तो उसको क्या करता था, कोड़े मारता था। तो उस टाइम का जो अकाउंटेंट था, उस अकाउंटेंट को हम क्या कहते थे, मुनीब कहते थे। पर जैसे जैसे हमारा जब भारत आज़ाद हुआ, तो हमारे यहाँ पे एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ी कि एक ऐसा सिस्टम आना चाहिए भारत में जिससे सभी को कॉमनली मालूम पड़े, न कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के विशेष को पता रहे, ताकि वो अकेले सब पे राज करे। तो उसके लिए भारत ने क्या किया कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि जिसका मेन मकसद था कि वो अकाउंट से रिलेटेड सभी पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर बनाए। समझ में आ रहा है इतना चीज। फिर उसके बाद में उनको जब ये चीज दिया गया, तो जब वहां पे लोग, उनके मतलब चेयरमैन, डायरेक्टर, उनके थ्रू उन्होंने जब उस पर स्ट्रगल करना चालू किया, उन्होंने ढूंढा कि भाई सबसे पहले हमें कितने टाइप की, कैसे कैसे बुक्स मेंटेन करना चाहिए, बुक्स मेंटेन का फायदा क्या होता है। तब धीरे धीरे उन्होंने डेवलप किया, उनको मिला कि नहीं, अब बुक कीपिंग होता क्या चीज है, राइट। और ये चीज क्या होता है कि हम डेली करते हैं, बुक कीपिंग हम डेली करते हैं, तो हम बुक्स बनाए ही क्यों। तो हमें बुक्स बनाने का सबसे बड़ा पर्पस था कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा रिकॉर्ड कहाँ पर है। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, तो आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बुक बना लेते हो। अलग अलग बुक्स में आप क्या करते हो, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लिखते हो, सिविक्स है सिविक्स लिखते हो, फिर बाद में ज्योग्राफी ज्योग्राफी लिखते हो, मैथ्स लिखते हो, इंग्लिश लिखते हो। क्यों लिखते हैं हम बुक में, क्यों लिखे अलग अलग चीज में, क्योंकि ताकि हमको जब कभी जरूरत हो तो हम इसको जब चाहे तब ओपन करके देख सकते हैं। इसका मतलब हमने बुक जो बनाया है उसका मेन फंडामेंटल यही था कि हमें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसको देख सकते हैं। यही वजह कि हमें अलग अलग बुक बनानी पड़ी। अदरवाइज क्या होता, आप एक मोटा रजिस्टर बना लेते, उसमें आप इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जो भी चीज होता है आपका सब्जेक्ट, सब कुछ आप लिख डालते। और लिखने के बाद क्या होता, फिर आपको जब अगर कोई बोलता भाई हिस्ट्री ढूंढो, तो आप फटाफट पेज पलटी करते। अगर कोई बोलता भाई ज्योग्राफी ढूंढो, तो आप फटाफट पेज पलटी करते। तो वो सब क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब इससे क्या हो गया कि आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक हो गई, जब चाहो आप हिस्ट्री खोलो, जब चाहो आप साइंस खोलो। यही वजह है कि जैसे जैसे धीरे धीरे सब डेवलप हुआ, तो उन्होंने बताया कि भाई आपको कम से कम 7 टाइप्स की बुक बनानी पड़ेगी, 7 से 8 टाइप की बुक बनाई। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बुक क्या बोला कि आपको पहले क्या बोला, बुक कीपिंग करना पड़ेगा। बुक कीपिंग मतलब यू हैव टू कीप द बुक फॉर द पर्पज ऑफ द फ्यूचर रिकॉर्ड्स विच शुड हेल्प फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। यानी आप सारी बुकें बनाओ, ये सारी बुक बनानी है जिससे क्या है, आप फ्यूचर में रेफरेंस कर सकते हो कि आपको अब तक कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ पैसे जाना है, किस पे लेना है, किसको देना है, हमारे पास क्या प्रॉपर्टी पड़ी है, क्या प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, कितना मैंने अब तक कर्जा लिया है, किससे कर्जा लिया, किस तारीख को कर्जा लिया, सब कुछ उस बुक में मेंटेन करना है। तो इन्होंने जो हमें किताबों के नाम बताए, जो हमें बुक का नाम बताया, जिसको आज की डेट में हर एक कंपनी, हर एक फर्म को मेंटेन करना जरूरी है। अगर जो कंपनी, जो फर्म इस चीज को मेंटेन नहीं करेगा, उस बंदे के, या वो बंदा आईसीआई के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, अगर वो आईसीआई के रूल के हिसाब या रेगुलेशन के
हिसाब से अगर वो बुक्स नहीं बनाता है, अकाउंट्स नहीं मेंटेन करता है, तो वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि हमें बुक्स बनाना किस लिए है, हमें रिकॉर्ड्स रखना किस लिए है, ताकि हम इससे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सके। अब इनकम टैक्स से फायदा क्या होगा वो हम बाद में कभी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ में सिर्फ देखना क्या कि हमें कितने टाइप की पहले बुक बनानी है, ठीक है। बुक्स बनाने का सबसे पहली बुक जो उन्होंने बोल दी भाई आपको परचेस बुक बनाना है, ठीक है। अब परचेस बुक में आपको लिखना क्या है, अगर आप सोचो भाई परचेस बुक में क्या लिखना है मुझे, तो परचेस बुक में आपको क्या लिखना है, दो ही चीज का आपको ध्यान रखना है। परचेस बुक में आपको सब परचेस रिकॉर्ड रखना है, जो भी चीज आप परचेस करोगे। बस शर्त ये है कि वहां पे वो चीज गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट होना चाहिए, ये दो वर्ड आपको उसमें ध्यान रखना है। तो परचेस बुक में क्या लिखे हम लोग, गुड्स एंड क्रेडिट में होना चाहिए। जो भी गुड्स आप खरीद रहे हो लेकिन वो क्रेडिट होना चाहिए, इसमें रखना है। अब क्रेडिट ही क्यों रखना है हमें रिकॉर्ड, क्योंकि भाई हमें फ्यूचर में किससे किसको हमने सेल किया, किससे मैंने खरीदा है, वो चीज हमें पता हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने बोला भाई जब आपको जरूरत पड़े तो आप परचेस रिटर्न बुक बनाओ। परचेस रिटर्न बुक मतलब हमने जब कोई चीज खरीदा है और हम किसी को वापस कर रहे हैं तो हम एक अलग बुक में मेंटेन करेंगे जिसका नाम होगा परचेस रिटर्न, यानी हमने उसको वापस कर दिया गुड्स, किस डेट को रिटर्न किया, किस पार्टी को रिटर्न किया, क्या रेट में गुड्स आया था, वो वहां पे मेंटेन हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला यू हैव टू प्रिपेयर अ सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या लिखेंगे, जो भी गुड्स हम सेल करते बाहरी लोगों को उसको क्रेडिट में होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, सिर्फ गुड्स आइटम होना चाहिए, तो ही वो सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करना चाहिए। फिर बोला सेल्स रिटर्न बनाओ, यानी अगर हमने अपने कस्टमर को गुड्स बेचा है तो ऑफकोर्स वो गुड्स हमें रिटर्न करेगा। कभी अगर खराब हुआ या कोई नुकसान हुआ गुड्स को, या गुड्स इन ट्रांजिट की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ तो हमें गुड्स रिटर्न आएगा, तो हमें गुड्स को क्या रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना है। फिर ये हुआ भाई ठीक है, तो गुड्स से रिलेटेड आइटम हो गए। अब हमको क्या जरूरत पड़ गई, ये हुआ भाई अब हमें कैश भी लिखना चाहिए, तो बोले भाई आपको कैश बुक भी बनाना पड़ेगा। अब कैश बुक बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग टाइप के कैश बुक बता दिए। भाई आपको सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, डबल कॉलम कैश बुक होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है, देन एक पेटी कैश बुक होता है। जो सिंगल कॉलम कैश बुक होता है वो कैसे सोल ट्रेड होता है, जैसे अपने आपके आजू बाजू में दुकान देखेंगे तो लोग क्या करते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं, इतना पैसा आया इतना पैसा गया, इतना पैसा आया इतना पैसा गया, बस इतना ही देखते हैं। बाकी चीजों किसी को देखना उनको नहीं था, क्योंकि वो सोल ट्रेडर है, उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, तो उनको अकाउंट भी उतना मेंटेन नहीं करना, तो इसलिए लोग सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। जो डबल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक हम लोग क्या बनाते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हमको कैश में कितना पैसा है और चेक से कितना पैसा है। जो चेक से आएगा वो बैंक कॉलम लिखेंगे, जो डायरेक्टली हमको पार्टी ने कैश दे दिया वो कैश कॉलम में लिखेंगे। फिर जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना है उसमें क्या किया भाई, आपने डिस्काउंट कितना दिया वो भी मेंटेन करना है। आपने डिस्काउंट कस्टमर को कितना दिया, कितना कस्टमर आपको कैश में पेड किया, कितना आपको उन्होंने चेक से पेड किया, समझ में आया। और कैश बुक में ओनली कैश रिलेटेड आइटम ही आपको मेंटेन करना है, यानी जिससे आपको पैसे से रिश्ता होता होगा वही आपको चीज वहां पे लिखना है। दूसरा उसके अंदर क्रेडिट आइटम उसके अंदर आने की जरूरत नहीं है। रही बात आपको फिर पेटी कैश की, पेटी कैश क्या होता है, हर कंपनी का अलग अलग होता है। पेटी कैश बुक सब बड़े बड़े कंपनी बनाते हैं, छोटे छोटे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती उसको, यानी सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म, अगर बड़ा पार्टनरशिप फर्म है तो बनाएगा, पर छोटा है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पेटी कैश क्या होता है, हर कंपनी अपने अपने हिसाब से बनाती है। अब पेटी कैश में क्या होता है, जो बड़े फर्म होते हैं वहां पे क्या होता है, बड़ा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है। अगर आप उसके पास जाके ये कहते हो, अगर मान लीजिए सपोज करो एक एम्प्लॉई है वो अगर, और डायरेक्टर के पास अगर कोई आके बैठ गया और बोला भाई कि यार कोई आया है और फिर उनको बोला भाई नाश्ता वास्ता लेके आओ और इनको जरा नाश्ता कराते हैं। अब क्या होगा, उसको पैसे चाहिए, वो बोले भाई ठीक है 500-1000 रुपये जो भी लगेगा, तो 500 रुपये या 200 रुपये के लिए अगर अकाउंटेंट के पास बार बार कोई जाता है तो वो 500 रुपए के लिए 200 रुपए के लिए अगर जाएगा तो अकाउंटेंट बेचारा परेशान हो जाता है। इसलिए अकाउंटेंट क्या करता है, अपनी सुविधा के लिए एक बंदा बैठा आता है जिसका नाम रख दिया पेटी कैशियर, और उसको क्या करते हैं वो लोग, जैसे एक बार में 500, 1000, 5000, 4000 एक बार में, आज जैसे आज के लिए तो पैसा दे दिया, और उसको क्या करते हैं उन्होंने कॉलम बना दिए, डिफरेंट कॉलम, कि भाई ठीक है ये खर्चा जैसे एडवर्टाइजिंग के लिए हो गया, फिर बाद में हो गया आपने ट्रेवलिंग के लिए दिया, फिर आपने लिख दिया भाई ब्रेकफास्ट के लिए दिया, या फिर भाई आपने लिख दिया रिफ्रेशमेंट के लिए दिया, या मान लीजिए अगर आपके यहाँ पे कोई कूड़ा करकट जमा तो उसके लिए अगर साफ कराने के लिए तो उसको डाल दिया लेजर में, या फिर आपने वेजेस का बना दिए। यानी जो छोटे छोटे कामों के लिए जो भी पैसे लगते हैं, जैसे स्टैम्प पेपर, स्टैम्प खरीदना, जैसे स्टेशनरी छोटी मोटी खरीदनी, पेन पेंसिल खरीदना, तो सारे चीज के लिए जो बार बार पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए क्या करते हैं वो लोग
कॉलम बना के देते हैं ताकि पेटी कैशियर उसमें क्या करे, बार बार मेंटेन करेगा। ये ऑलरेडी कंप्यूटराइज होता है। और एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द मंथ पेटी कैशियर क्या करता है, वो पूरा डिटेल क्या करता है, अकाउंटेंट को देता है, और अकाउंटेंट क्या करता है, उसको समराइज करके फिर वो बना देता है कि सन्ड्री एक्सपेंस, यानी टोटल इतना एक्सपेंस हुआ, दैट इज योर पेटी कैश एक्सपेंस। समझ में आ रहा है इतना चीज? आपको समझ में आ रहा है? यस। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब अगला जो पार्ट आता है हमारे पास में कि वो होता है बिल्स रिसीवेबल बुक। यानी बिल्स रिसीवेबल बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं कि हमने जो क्रेडिट में सेल किया है तो हमें कस्टमर से पैसा लेना है। अब बार बार तो हम सेल्स बुक खोल के देख नहीं सकते, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बुक बनाना होगा जहाँ पे लिखना पड़ेगा जो बिल्स रिसीवेबल बुक, यानी ये पैसे का ये बुक में जो भी एंट्री होगी इसका मतलब है इस व्यक्ति से इस तारीख को इतना रुपया में लेना है। तो इससे क्या फायदा होगा कि हमारा जो कलेक्शन डिपार्टमेंट होगा हम उसको क्या करेंगे, सुबह सुबह जैसे हमारे अकाउंटेंट बोलते हैं भाई ठीक है टुडे इज द डेट ऑफ दिस पर्सन, जाओ आज इसके पास से पैसा लेके आ जाओ, आज आप जाओ इसके पास पैसा लेके आ जाओ। तो उस हिसाब से हम डे वाइज अपना कलेक्शन करने जा सकते हैं और हमें ज़्यादा इजी पड़ेगा। हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमें किस व्यक्ति से किस दिन पैसा लेना है, तो हम उसी डेट को जाएंगे ताकि हमारा कलेक्शन हो जाए। देन एक होता है बिल्स पेबल। तो जैसे आपका बिल्स रिसीवर, जब आप किसी से पैसा लेने जा रहे हो इसका मतलब आपको किसी को पैसा देना भी होगा जिससे आपने माल उधार लिया है, जिससे आपने परचेस किया है। तो जब उस सबको पैसे लेने जाने पड़ेंगे तब वो क्या करेगा, पैसा जब आप उससे लेने जाओगे तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल पैसा लेने के लिए कोई आपके पास आएगा तो आपको क्या करना है, बिल मेंटेन करना पड़ेगा, यानी बिल्स पेबल बुक मेंटेन करना, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा या कौन सी कंपनी किस तारीख को मेरे पास पैसा लेने के लिए आ रहा है। आई बात समझे? तो हम लोग बिल्स पेबल में रिकॉर्ड करते हैं। तो समझा आपको कि परचेस बुक हो गया, परचेस रिटर्न हो गया, सेल्स बुक हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश बुक हो गए। अब आता है इसके अंदर जो सबसे मेन बुक है उसको बोलते हैं हम लोग जर्नल प्रॉपर बुक। जर्नल प्रॉपर बुक में क्या करते हैं, जो भी चीज आपने अब तक किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं की है उसको हम जर्नल प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड करते हैं। दैट मीन्स whatever the assets related item that will be posted into the journal proper book। तो जर्नल प्रॉपर बुक में क्या दिखाते हैं, जो भी हम लोग ने असेट्स खरीदा बेचा या जो भी ऐसा कोई आइटम जो हमने इस बुक में नहीं लिखा, यानी इन 5-6 बुक में नहीं लिखा, उसको हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आपने कोई फर्नीचर खरीदा, आपने असेट्स खरीदा, मशीनरी खरीदी, कुछ भी अगर आपने खरीदा तो ये सारी चीज यहाँ पे आपको क्या करनी होगी, रिकॉर्ड करनी होगी। तो ये होता है कि हमें ये सारी बुक्स मेंटेन करनी है। बुक मेंटेन करने के बाद में तब आपकी टाइम आता है कि आपको अकाउंटिंग करना है, राइट। और फिर आप अकाउंटिंग करने जाते हैं, यानी एक एक को अकाउंट करके एक एक को टोटल करके आप क्या करते हो, उसको लेजर में उनके पर्टिकुलर लेजर में ट्रांसफर करना है। जब लेजर ट्रांसफर करके हम लोग क्लोज करने जाते हैं तो वहां पे हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंसी। और जैसे ही लेजर क्लोज करके हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि हमको फाइनल अकाउंट करना पड़ता है, हमको फाइनलाइज करना पड़ता है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन देखना होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि अब हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, यानी अब हम अकाउंटिंग करेंगे। तो इसलिए क्या हो गया, पहले आया बुक कीपिंग, फिर क्या है आपको कि अकाउंटिंग अकाउंट्स आ गया, फिर आपको अकाउंटिंग आ गया, अब आपको टोटली अकाउंटेंसी हो जाएगा, यानी अब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए आप प्लीज मेरा नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।